बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जिन्होंने इससे पहले फिशन रिएक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले वो लाजमी देखें, वरना ये लेक्चर समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और वो क्या होता है कि जब हम एक हैवी न्यूक्लियस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इंसिडेंट करते हैं तो वो टू स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, 3 न्यूट्रॉन साथ में इमिट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है, और एक यूरेनियम के न्यूक्लियस में से तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, हम इसमें यूरेनियम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में। इसके बाद हमने फिशन चेन रिएक्शन देखा था कि फिशन चेन रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन, एक होता है अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। तो जो अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन है वो हमने बताया था कि वो एटॉमिक बम्स में यूज होता है, ठीक है, और जो कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। तो देखिए, एटम बम में हमने बताया था कि फिशन चेन रिएक्शन होता है। तो ये जो फिशन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है ये सिर्फ तबाही के लिए यूज नहीं होते, ये कुछ अच्छे कामों के लिए भी यूज होते हैं। जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल चेन रिएक्शन हमारे पास क्या है, उसकी एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस को यूज कर कर, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को यूज कर कर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, मतलब इसका जो अच्छा यूज है वो हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं लगे हुए हैं। उसके बाद 1 बाय 1 उन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हलवा मक्खन मलाई सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, पहले सबसे वो देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, कोर होता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर का हम इसको हार्ट भी कहते हैं। तो ये कोर होता है, और इस कोर में क्या क्या लगा हुआ है, इसमें लगे हुए हैं यूरेनियम के रॉड्स। ठीक है, यूरेनियम फ्यूल हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो ये क्या है, फ्यूल के रॉड है, ये जो रेड कलर के हैं। और कौन सी यूरेनियम 235 से हम फिशन चेन रिएक्शन करते हैं। और ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये क्या है, ये कंट्रोल रॉड हैं जो कि कैडमियम या बोरॉन के बने हुए होते हैं। और इनका क्या यूज है, इसको भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। और दरमियान में ये जो ब्लू सा नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, इसको हम मॉडरेटर कहते हैं। और मॉडरेटर क्या होता है ये भी आगे चल के इंशाल्लाह बताएंगे। ये हमारे पास क्या है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, जिससे हीट एक्सचेंज होगी। यहाँ पर टरबाइन इसमें एक लगी होती है, कंडेंसर लगा होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पोल लगे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 के इसकी कंस्ट्रक्शन में ये जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं इनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड किसके बने होते हैं, यूरेनियम के बने होते हैं, और यही एज अ फ्यूल यूज होते हैं। और ये जो कैडमियम के रॉड हैं, ये ग्रीन कलर की क्या है, ये कैडमियम के रॉड हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो इन कैडमियम के रॉड को हम क्यों यूज करते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि कैडमियम एक गुड एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और मॉडरेटर हम क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर हम ड्यूट्रियन एलिमेंट को एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में हैवी वाटर, इसमें हमने क्या भरा हुआ होता है, हैवी वाटर भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ड्यूट्रियम होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में ये जो मैंने ऐसे लाइनों से इसे बनाया हुआ है, ये क्या है, ये नॉर्मल वाटर है। ये क्या है, नॉर्मल वाटर है। अभी मैं वर्किंग पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर है। और ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर। तो मॉडरेटर is used to slow down the neutron and control rods to control the number of neutron। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉडरेटर की कहानी क्या है, कि अगर ये कहानी समझ आ गई तो सारी चीज़ें हलवा हो जाएंगी। देखिए, फिशन चेन रिएक्शन में मैंने बताया था कि अगर हमें फिशन चेन रिएक्शन करना है तो हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। और यहाँ से जब न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स अब आते हैं, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस से निकल के, तो इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और कितनी ज़्यादा तेज़ होती है, तकरीबन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनकी
लेकिन हमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा, उसको कराने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, 0.05 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी इनफ होती है फिशन रिएक्शन कराने के लिए, फिशन चेन रिएक्शन कराने के लिए। लेकिन ये तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कोर के अंदर हम मॉडरेटर ऐड कर देते हैं, हैवी वाटर डाल देते हैं। ठीक है, और हैवी वाटर क्यों करते हैं, डालते हैं, नॉर्मल वाटर क्यों नहीं डालते? तो हैवी वाटर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हैवी वाटर जो होता है वो नॉर्मल वाटर से 20% हैवी होता है और ये गुड मॉडरेटर होता है। मतलब नॉर्मल वाटर की निस्बत ये जो हैवी वाटर है ये न्यूट्रॉन को अच्छे से स्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन आएगा इस कोर के अंदर आएगा और कोर के अंदर ये जो मॉडरेटर है यानी हैवी वाटर है, इसमें क्या होगा, ड्यूट्रियम के साथ कोलिजन करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ड्यूट्रियम के 4 या 5 यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, एटम पड़े हुए हैं। न्यूट्रॉन आया, एक के साथ कोलाइड किया, दूसरे के साथ कोलाइड किया, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे एक बड़ी सी भीड़ हो बंदों की और एक बंदे को कहा जाए कि इस हजूम में से तुमने उधर निकल के जाना है, तो यहाँ से तो बंदा तेज़ दौड़ के आएगा, जब उस हजूम में से निकलेगा तो क्या होगा, निकलने के बाद थोड़ा आहिस्ता हो जाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा आहिस्ता हो जाएगा क्योंकि थक जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये न्यूट्रॉन है इस मॉडरेटर में मौजूद जो ड्यूट्रियम है उससे कोलाइड करके क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और इसकी एनर्जी तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रह जाएगी। अब जब ये इस यूरेनियम 235 से टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे। अब हमें पता है कि रिएक्शन में क्या होता था कि यूरेनियम से जब न्यूट्रॉन टकराता था तो 3 न्यूट्रॉन निकलते थे और प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती थी। मतलब एक यूरेनियम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इससे टकराएगा 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन मजीद 3 यूरेनियम 235 से टकराएंगे तो मजीद फिर 9 न्यूट्रॉन टोटल निकलेंगे। चेन रिएक्शन में बताया था कि 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 है, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन यहाँ पर जमा होंगे, बहुत सारे यूरेनियम से टकराएंगे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट नहीं होगी। एक यूरेनियम का न्यूक्लियस इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ये न्यूट्रॉन जब बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएंगे और ज़्यादा न्यूट्रॉन निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो मॉडरेटर है, ये जो हैवी वाटर है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और तकरीबन इसका जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है 700 डिग्री सेल्सियस तक। हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 101 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने कोई हैवी प्रेशर भी अप्लाई किया होता है जिसकी वजह से इसका हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, तो 700 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास मॉडरेटर है, जो हैवी वाटर है, ये इन पाइप्स में से गुजरेगा, क्या हो जाएगा, ऐसे गुजरेगा। ये जो पाइप मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये पंप हमने लगाया हुआ है, जब इन पाइप में से गुजरेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये पाइप भी अच्छे खासे गर्म हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और वो वाला जो हैवी वाटर है वो इन पाइप में से गुजर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा रॉड क्या हो जाएंगे, ये पाइप गर्म हो जाएंगे। जब ये गर्म हो जाएंगे तो ये जो हमारे पास नॉर्मल वाटर है, ये जो इस हीट एक्सचेंजर के अंदर है, ये जो हीट एक्सचेंज हो जाएगी ना, ये जो नॉर्मल वाटर है ये भी अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। तो जब ये भी गर्म हो जाएगा तो गर्म होके क्या हो जाएगा, ये बॉयल होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब बॉयल होगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी, और इस स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। इस स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो स्टीम है ये यहां से क्या हो जाएगी, इधर टरबाइन में आएगी। अब यहां पर टरबाइन आ गई है तो ये प्रेशराइज्ड स्ट्रीम क्या होगी, उस टरबाइन को चला देगी, उस पंखे से को चला देगी। अब यहां पे जब ये स्टीम टरबाइन को चलाएगी तो टरबाइन आगे किससे अटैच है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से अटैच है। अब टरबाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर कॉइल से अटैच होती है, और जब वो कॉइल घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तो टरबाइन चलेगी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोल के तक ले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है, बेसिक मकसद हमारा बस ये, टरबाइन चल गई तो समझो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब नेक्स्ट है कि ये जो स्टीम आ रही है, इस स्टीम को फिर हम गुजारते हैं कंडेंसर में से। कंडेंसर में से किस तरह, ये स्टीम के जो पाइप होते हैं जिसमें स्टीम है, ठीक है, उसके आसपास हम क्या करें, कुछ ठंडा पानी सा डाल देते हैं। यूजुअली ये जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये समुद्र या दरिया के किनारे लगाए जाते हैं। ठीक है, वहां से जो पानी लाया जाता है और इसमें से इन पाइप से ऊपर से गुजारा जाता है, यानी इस स्टीम को कंडेंस किया जाता है, जिसकी वजह से स्टीम दोबारा वाटर बन जाती है और इसको हम पंप के जरिए से दोबारा इस हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। क्योंकि यहां से हमने पानी कम तो नहीं ना करना, ठीक है, यहां तो हम चाहते हैं कि पानी जितना है, नॉर्मल वाटर जितना है वो उतना ही रहे। तो यहां से स्टीम गई, टरबाइन में आई, कंडेंसर आए और कंडेंसर से स्टीम कंडेंस हुई, जिसकी वजह से दोबारा वाटर बन गया और हमने उसको दोबारा हीट एक्सचेंजर में दोबारा से भेज दिया। तो ये सारा इसका प्रोसेस होता है। अब बात आती है डिफिकल्टीज की। ठीक है, ये हमने कैडमियम रॉड क्यों लगाए हुए हैं, मैंने पहले बताया था कि ये कंट्रोल चेन रिएक्शन है। कंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब किस तरह से देखिए, 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, 3 से 27 होंगे, 27 से 81 होंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे ये न्यूट्रॉन। तो फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी 1000। अब 1000 न्यूट्रॉन की तादाद होगी तो ये 1000 न्यूट्रॉन फॉर एग्जाम्पल 1000 यूरेनियम से टकराते हैं तो कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए भाई इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम इन रॉड्स को ऐसे अंदर की तरफ सिर्फ इतना यहां तक लेके आते हैं। ये सब्ज रॉड के, ग्रीन रॉड्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां तक लेके आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1000 में से ये 500 न्यूट्रॉन क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। 500 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप पीछे कितने बचे, 500। तो फिर कम यूरेनियम से ये टकराएंगे तो एनर्जी कंट्रोल नहीं होगी, एनर्जी कम नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि इससे भी कम मैं न्यूट्रॉन को करूं, 300 पे ले आऊं या फॉर एग्जांपल 200 पे ले आऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन कैडमियम के रॉड को थोड़ा और अंदर तक लेके आऊंगा, यहां तक ले आऊंगा। जब यहां तक ले आऊंगा तो फॉर एग्जांपल अब 700 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुए और 300 रह गए। ठीक है, अब जो 300 वो 300 यूरेनियम से टकराएंगे तो फिर हमारे पास जो एनर्जी है वो भी कम प्रोड्यूस होगी, यानी हम एनर्जी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस रिएक्शन को स्टॉप करना है, मैं कहता हूं इस रिएक्शन को मैं स्टॉप कर दूं, तो मैं फुल इन कैडमियम रॉड को अंदर डिप कर दूंगा यहां तक। तो ये क्या करेंगे, सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब न्यूट्रॉन ही नहीं बचेंगे तो क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन चलेगा, तो फिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया, फुल इसको अंदर तक कर दिया, सारे न्यूट्रॉन इसने एब्जॉर्ब कर लिए, कैडमियम रॉड्स जो हमने कंट्रोल रॉड्स जो लगाए हुए हैं, तो रिएक्शन रुक जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऑफ कर देते हैं। ओके हो गया, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, इसमें कंट्रोल रॉड का ये काम है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ है, अब ये जो कंट्रोल रॉड है इसको हम खुद से ऐसे ऊपर नीचे नहीं करते रहते, कोई बंदा थोड़ी बैठा होता है जिन कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे करेगा। यहाँ पर हीट सेंसर लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, तो जैसे ही सेंसर यहाँ पर हमने लगाए होते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉड खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे, और जब 500 से टेम्परेचर कम हो जाएगा फॉर एग्जांपल, तो ये रॉड खुद ब खुद ऊपर चले जाएंगे और दोबारा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, फिर यूरेनियम से टकराएंगे और फिर हमारे पास बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक होते हैं, वो सेंसर से अटैच होते हैं, खुद ब खुद नीचे होते हैं, खुद ब खुद ऊपर होते हैं। ठीक है, तो एक खास हद से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नीचे हो जाएंगे, उससे कम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका सारा वर्किंग होती है। तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की कंप्लीट वर्किंग। इसको दोबारा से रिवाइज भी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी देख लेते हैं। अब थोड़ी सी और चीज़ों में क्या आता है कि जो नेचुरल यूरेनियम होती है, नेचुरल यूरेनियम, ठीक है, मतलब यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, जो यूरेनियम का हमने टुकड़ा सा उठा के लाया है, ठीक है, उसमें क्या होता है 99.28% क्या होता है, यूरेनियम 238 होता है। ठीक है, और 0.72% यानी 0.7% तकरीबन है वो क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है। ठीक है, अब देखें
मैंने पहले कहा था कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है वो यूरेनियम 235 से होता है, 238 से नहीं होता। 238 से यूरेनियम फिशन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं होता। बताएंगे क्यों नहीं होता। तो यूरेनियम 235 से होता है। अब यूरेनियम 235 की तादाद कितनी परसेंट है? नेचुरल यूरेनियम में कितना परसेंट है? 0.72%, कितना ज्यादा कम है। 99.28% 238 है, जो कि फिशनेबल नहीं है यूरेनियम, इससे फिशन रिएक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, इनरिचमेंट के प्रोसेस से तकरीबन इसकी जो परसेंटेज है, इनरिचमेंट इसको मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोसेस से गुजार कर हम इसकी परसेंटेज को तकरीबन 2% से 4% तक कर देते हैं। ठीक है, यूरेनियम 235 की परसेंटेज को फिर हम इसमें से क्लोर डालते हैं और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल हो पाता है और चल पाता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरेनियम 238 है, हम इससे न्यूक्लियर फिशन क्यों नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर हम इससे कैसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यूरेनियम 238 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्टर में। टाइप्स ऑफ रिएक्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही इसमें याद रखें। इसके अलावा जो इसमें बात आती है, जो मेरे जहन में हो सकता है कोई एक नई बात आ जाए जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्टर पे चलते हैं, फिर कोई बात आई तो इंशाल्लाह वो भी साथ में इसके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कहा कि इसमें ये कोर हमने लिया, और एक और चीज़ इसमें, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये कोर को हमने पूरा कंक्रीट से बंद किया होता है। कंक्रीट से हमने क्या किया होता है, बंद किया होता है। वो छतों पे जो डलती है, और कंक्रीट कितनी डालते हैं, इतनी मोटी कंक्रीट से, इतनी मोटी नहीं, 1 मीटर, तकरीबन 1 मीटर कंक्रीट से हमने इसको चारों तरफ से कोर को क्या किया होता है, बंद किया होता है। मतलब इतनी मोटी मोटी दीवारें कंक्रीट की इसके चारों तरफ हमने लगाई हुई होती हैं। अब क्यों लगाई हुई होती हैं? क्योंकि इसमें से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं। न्यूक्लियर, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना यूरेनियम, तो इसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन निकलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो हम कंक्रीट की दीवार इसीलिए बनाते हैं ताकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर ना जा सकें और जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनको इफ़ेक्ट ना कर सके। ठीक है, फिर भी वहाँ पर वर्कर्स से क्या होते हैं, लेड के वो सूट से पहने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर भी उन वर्कर्स को अक्सर उनको कैंसर वगैरह की बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना आसान काम नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसीलिए हर जगह हमें ये न्यूक्लियर रिएक्टर ही मिलता। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कैनम के नाम से कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये इस नाम से, ये हमारे पास कराची में साहिल समुंदर पर ये सेटअप बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पर ये चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक 2 या 3 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डेंजरस होते हैं। ठीक है, इनसे जो रेडिएशन निकलती है उनको काबू करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी रिवीजन की। तो यूरेनियम है, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कैडमियम रॉड है, उसको जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगी, मॉडरेटर या हैवी वाटर इसमें से घूमेगा, जब इसमें से फ्लो करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, एक स्ट्रीम सी बनेगी। जब स्ट्रीम बनेगी वो टरबाइन में आएगी और प्रेशराइज्ड स्ट्रीम के ज़रिए से टरबाइन को चलाया जाएगा, और एसी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है, टरबाइन चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और कंडेंसर क्या करेगा, स्टीम को कंडेंस कर देगा और यहाँ से दोबारा वाटर यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। अब एक और डिफ़िकल्टी क्या है भाई, देखिए इसका वेस्ट मटेरियल सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। अब इसको ये जो एक और चीज़, ये सस्ता भी होता है, ये एक दफ़ा बस फ्यूल डाल दिया इसमें, ये जो यूरेनियम के रॉड है, तो हम 2 से 3 महीनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 महीनों के बाद जब ये ख़राब हो जाएगा, थोड़ा डल हो जाएगा, तो ये जो यूरेनियम, इसका ये जो रॉड होता है, ये जो फ्यूल होता है, इसका जो वेस्ट होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हाफ लाइफ हज़ारों साल होती है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा अरसे तक रेडिएशंस, ख़तरनाक रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। तो ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, ये जो फ्यूल का, जब हम इसको फेंकना हमें होता है, जब यूज़ हो के थक जाता है, तो इसको हम कहाँ पर फेंकें, ये सबसे बड़ा मसला है। अगर हम ऐसे ही फ़िज़ा में इसको फेंक दें तो इसमें से इतनी हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं कि कितनी कैंसर की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां इंसानों को लाहक हो सकती हैं। अगर हम इसको वाटर में फेंक दें तो जो वाटर में मौजूद आबी हयात हैं, जितनी मछलियां वगैरह हैं, वो सारी मर जाएं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। ठीक है, तो यानी वाटर में भी हम इसको नहीं फेंक सकते, आबी मखलूक जो है वो सारी इफ़ेक्ट होती है। अब
दूसरा तरीका ये है कि इसको हम अंडरग्राउंड वाटर में कहीं पर दबा दे तो अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड कर देगी। फिजा में भी नहीं फेंक सकते, वाटर में भी नहीं फेंक सकते, अंडरग्राउंड वाटर में भी नहीं फेंक सकते, तो हम फिर इस वेस्ट मटेरियल को कहाँ पर करें। तो देखिए एक फिर उन्होंने तरीका ढूंढा कि ये जो ओल्ड सॉल्ट माइंस होती हैं, नमक की कानें, ओल्ड सॉल्ट माइंस होती हैं, फिर इनको क्या करते हैं उसमें दबा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही वो ओल्ड सॉल्ट माइंस क्या होती हैं, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाहर नहीं जाने देती। अब किस तरह से ज़मीन के अंदर खड्डा सा खोद के, ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके वो क्या करते हैं हज़ारों मीटर नीचे, याद रखें हज़ारों मीटर नीचे, काफ़ी गहराई में हज़ारों मीटर नीचे ज़मीन के जो हमारे पास ओल्ड सॉल्ट माइंस होती हैं, हम उसमें ड्रिल करके इसको दबाते हैं ताकि जो इससे रेडिएशन निकल रही है वो वहीं पर उसी सॉल्ट माइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उससे आगे ना जाए जाए। ठीक है, सॉल्ट माइंस में ये गुड एब्जॉर्ब होती हैं, तो इसलिए हम इसको ओल्ड सॉल्ट माइन में दबा देते हैं। इस तरह से हम इसको ठिकाने लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिएक्टर। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स दो टाइप्स हैं रिएक्टर्स के। तो कौन कौन सी, थर्मल रिएक्टर्स और फास्ट रिएक्टर्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थर्मल रिएक्टर्स क्या होते हैं। देखिए थर्मल रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स होते हैं कि जिसमें हम न्यूट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। और न्यूट्रॉन की थर्मल एनर्जी को क्यों रिड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ फिशन रिएक्शन कराने के लिए, फिशन यूरेनियम 235 के साथ फिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो ऐसे रिएक्टर्स को जिसमें हम न्यूट्रॉन को स्लो करके तो फिर जो हम फिशन रिएक्शन कराते हैं, यूरेनियम पे उसको इंसिडेंट करवाते हैं, ऐसे रिएक्टर्स को हम क्या कहते हैं, थर्मल रिएक्टर्स है, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक थर्मल रिएक्टर है। अब नेक्स्ट चीज आती है फास्ट रिएक्टर क्या होते हैं। फास्ट रिएक्टर क्या होते हैं, मैंने पहले बताया था कि नेचुरल यूरेनियम में तकरीबन 99.28% यूरेनियम 238 होता है, और इससे हम फिशन रिएक्शन क्यों नहीं करा सकते। अगर ये इतनी ज़्यादा तादाद में नेचुरल यूरेनियम में मौजूद है तो हम इससे फिशन रिएक्शन क्यों ना कराएं। तो इसका आंसर ये कि ये फिशनेबल नहीं है, इसे हम फिशन रिएक्शन नहीं करा सकते। और क्यों नहीं करा सकते वो भी हम आगे चल के बताएंगे आपको। ठीक है, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त रीज़न है। यूरेनियम 235 क्या फिशनेबल है, इससे हम फिशन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करा सकते हैं। अब अगर यूरेनियम 238 से हमें फिशन रिएक्शन कराना है तो फिर हम क्या करें, फिर हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तब हम इससे फिशन रिएक्शन कराना पॉसिबल हो सकता है, डायरेक्ट हम इससे उस तरह से नहीं करा सकते। तो हम क्या करते हैं, यूरेनियम 238 से अगर हमें फिशन रिएक्शन करवाना है इनडायरेक्ट तरीके से, तो फिर हम इस पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। फिर से इसको बता रहे हैं कि अगर यूरेनियम 238 को से हमने फिशन रिएक्शन करवाना है तो इस पे हम क्या करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। जो यूरेनियम 235 है इसके लिए तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए ना, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसको हम फास्ट रिएक्टर कह रहे हैं। ठीक है, इससे जो रिएक्टर बनेगा वो हम फास्ट रिएक्टर हम उसको कहेंगे। अब उससे होगा क्या, पहले प्रोसेस समझते हैं फिर आगे अगली बातें करते हैं। तो जब इस पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को हम फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेप्च्योनियम बन जाएगा और साथ में बीटा डिके होगा, यानी बीटा एमिट होगा। ठीक है, और जब नेप्च्योनियम बन जाएगा तो नेप्च्योनियम जब डिके होगा तो ये प्लूटोनियम में चेंज हो जाएगा, और फिर क्या होगा, बीटा डिके होगा, यानी बीटा यहां से एमिट होगा। अब ये जो प्लूटोनियम है, ये जो प्लूटोनियम है, अब ये फिशनेबल है। अब ये क्या है, फिशनेबल है, इससे हम फिशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो इस तरह से हम यूरेनियम 238 को यूज़ करके एज अ फास्ट रिएक्टर में इसको यूज़ करते हैं, और फिर हम प्लूटोनियम इससे जनरेट करवाते हैं और फिर हम फिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे पास अब प्लूटोनियम आया है, अब ये फिशनेबल है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यूरेनियम 238 डायरेक्ट क्यों फिशनेबल नहीं है। देखिए, अगर ये हमारे पास यूरेनियम है 238 है, ठीक है, और इसको मैंने बताया है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए जिसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। ठीक हो गया। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम कहाँ से लाएं भाई, एक्सेलरेटर की मदद से हम इसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोसेस है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन लेने के लिए। तो जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इसके साथ टकराएगा तो इससे क्या एमिट होंगे, 3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे।
3 न्यूट्रॉन है यहाँ से एमिट होंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये फास्ट मूविंग नहीं है, ये इसमें रीजन सबसे बड़ी आ जाती है। यूरेनियम पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का क्या हमने बम्बार्डमेंट कराई तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, एनर्जी एमिट हुई, लेकिन ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये फास्ट मूविंग नहीं है, ये आगे चेन रिएक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम इसको डायरेक्ट यूरेनियम को हम कहते हैं कि ये इज नॉट फिशनेबल, ये फिशनेबल नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास होते ये भी फास्ट ही है, लेकिन इतने फास्ट नहीं होते कि ये यूरेनियम 238 से फिशन रिएक्शन है करवा सके, फर्दर यूरेनियम 238 से फिशन रिएक्शन करा सकें। तो ये तो फिर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, यहीं पर जब स्टॉप हो जाएगा। हाँ ये है कि हम कंटिन्यूसली यूरेनियम 238 पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन फेंकते रहे तो फिशन रिएक्शन होता रहेगा, लेकिन फिशन चेन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, सही है। तो इस वजह से इस पे हम न्यूट्रॉन में वो नेप्ट्यूनियम में चेंज होता है, नेप्ट्यूनियम फिर आगे से प्लूटोनियम में चेंज होता है। अब प्लूटोनियम से हम क्या कर सकते हैं, फिशन रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ये फिशनेबल है। तो इस वजह से ऐसे रिएक्टर्स को हम कहते हैं फास्ट रिएक्टर के जिसमें हम यूरेनियम 238 यूज करते हैं। अब उसकी भी कंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन उसमें फर्क ये होता है, इसमें तो हमने मॉडरेटर यूज किया ना, हैवी वाटर, लेकिन ये जो फास्ट रिएक्टर होते हैं इसमें हम मॉडरेटर कोई नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि मॉडरेटर तो यूज होता है न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, लेकिन इसमें तो हमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, तो इसमें मॉडरेटर को हम यूज नहीं करते, ठीक है। लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं, ठीक है। और एक और चीज उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम वही नेचुरल यूरेनियम के रॉड इसमें डालते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर यूरेनियम 238 का एक ब्लैंकेट सा बना देते हैं, उसको ऐसे लपेट सा देते हैं, ठीक है। फिर हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, फिर यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, फिशन रिएक्शन होता है, फिर यहाँ से जो है वो ये पानी गर्म हो जाता है, यहाँ से स्टीम बनती है, यहाँ से टरबाइन में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से फास्ट रिएक्टर की मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। तो ज़्यादातर जो हम रिएक्टर यूज़ करते हैं वो थर्मल रिएक्टर ही यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूक्लियर रिएक्टर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।